Good morning, beta. Today topic is application of determinants, and this topic contains area of triangle, collinearity of points, यानी कि जब आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स गिवन हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं तीनों वर्टेक्स का यूज़ करके, ठीक है ना। और भाई अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं बेटा तो क्या कंडीशन होती है उनके अंदर कि वो कोलिनियर हो जाएं। फोर्थ जो चैप्टर है बच्चों अपना डिटर्मिनेंट्स, उस फोर्थ चैप्टर में फ़िलहाल जो सिलेबस में है वो 4.1 और 4.3 ही सिलेबस में, 4.2 डिडक्ट हो चुकी सिलेबस से। लॉकडाउन के कारण 2020 में ही जो डिडक्टेड सिलेबस आया था उसमें 4.2 नहीं थी बेटा, लेकिन मैंने फिर भी आपको क्लास में फिजिकल क्लास में ऑलरेडी उसको मैं करवा चुका। और फिर से अगर सिलेबस कुछ चेंज होकर आता है तो फिर देख लेते हैं। फ़िलहाल जो है आप जो है 4.1 और 4.3 को फोकस करना आपने। 4.3 क्या है वो मैं भी आपको क्लास में भी समझा चुका, फिजिकल क्लास में और लाइव क्लास में भी मैं बता चुका आपको कि खाली डिटर्मिनेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको आपने एक्सपेंड करना, उसकी वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट इज़ द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, एक वैल्यू होती है रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जब 2x2 या 3x3 जो अपने सिलेबस में है, वैसे स्क्वायर ऑर्डर के 4x4, 5x5, 6x6 एंड सोन बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं स्क्वायर ऑर्डर के। लेकिन अपने जो सिलेबस में बेटा सीबीएसई में वो ख़ास तौर पर क्या है 2x2 एंड 3x3। तो 2x2 के मैट्रिक्स को जब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी एक्सपेंशन कर देते हैं हम। यहाँ पर फिर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, देखिए जैसे कि 2x2 का आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करेंगे हम, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों 28 और माइनस का साइन लगाकर इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 30, यानी कि डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका 2। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है बेटा उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। उसके बाद मैंने बताया था आपको 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे ये है तो उसको एक्सपेंड करने के मैंने, यानी कि उसकी वैल्यू निकालने के आपको टोटल मेथड क्या बताए थे, 6 मेथड। तो ये हो गए कि इसको R1 से एक्सपेंड कर दीजिए, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, 5th चैप्टर में भी आप पढ़ चुके ये। और 6 मेथड ये हो गए। नेक्स्ट है बेटा किसी भी रो के एलिमेंट और उसी के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम भी क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। यानी कि मान लीजिए आपने एलिमेंट ले लिए फर्स्ट रो के, तो फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर ले लेना, फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर, जो आप एलिमेंट लेते हो उसी का कोफैक्टर से उसका प्रोडक्ट करना है। जैसे ये मैंने लिख दिया तो ये क्या आएगा इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह सेकंड रो के एलिमेंट ले लीजिए और सेकंड रो के ही कोफैक्टर, उनके प्रोडक्ट का सम भी क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ठीक ऐसे ही थर्ड रो ले लीजिए, उसके एलिमेंट और कोफैक्टर किसके, थर्ड रो के ही कोफैक्टर, उनके प्रोडक्ट का सम भी क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। ठीक ऐसे आप ले लीजिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स और उसी के कोफैक्टर, तो उनके प्रोडक्ट का सम भी क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। या फिर आप ले सकते हैं सेकंड कॉलम के एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर, उन सब का प्रोडक्ट का सम क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। या फिर आप ले सकते हैं थर्ड कॉलम के एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर, उनके प्रोडक्ट का सम भी क्या आएगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। तो ये नेक्स्ट मेथड था डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, बल्कि ये एक्सपेंशन जैसा ही है, यानी कि फर्स्ट रो को एक्सपेंड करने से वही बात आ जाएगी जो ये मैंने लिखी है। नेक्स्ट मेथड है सैरस डायग्राम। सैरस मैथमेटिशियन है, उसने एक डायग्राम से इसको सोल्व कर रखा है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका
क्या है कि आपने फर्स्ट दो कॉलम को रिपीट करना है यहाँ पर 1 7 2 एंड 4 8 और 1। फर्स्ट टू कॉलम को आपने रिपीट करना है और फिर ऐसे डायगोनली इनको ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। इन तीनों का प्रोडक्ट प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट और प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट और माइनस का साइन लगाकर बेटा इन तीनों का प्रोडक्ट, फिर इन तीनों का प्रोडक्ट, फिर इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 21 21 4 जा 84, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 10 10 इंटू 8 80। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वो इतनी आएगी बेटा जितनी यहाँ पर आई थी, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही आएगी वो। तो भाई बच्चों किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालने का ये मेथड है और ये हम 4.1 में यूज़ करते हैं। उसके बावजूद आज मैंने करवानी है बेटा आपको 4.3 और साथ में 5.4 5.1 2 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हम। 5.4 करेंगे मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके लीनियर सिस्टम को कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं 4.3 जो कि एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो बच्चों मैं जो है किसी चैप्टर से उसके एप्लीकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। एप्लीकेशन में उस चैप्टर का निचोड़ होता है बेटा, यानी कि उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है वो होता है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट का एक छोटा सा यूज़ दे रखा है इन्होंने कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स हैं तीनों, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम डिटरमिनेंट से देखिए। वैसे आप 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल चुके उसका डिटरमिनेंट का यूज़ करके, याद कर लीजिए बेटा थोड़ा सा। आपके पास एक ट्राइंगल थी जैसे 10th क्लास में, हैविंग वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, यानी कि आपके पास एक ट्राइंगल थी 10th क्लास में जिसके वर्टिसेस गिवन थे। उस ट्राइंगल का एरिया आपने कैसे निकाला था, मैं एक बार वो फार्मूला लिख देता हूँ, आपको याद भी करवा देता हूँ साथ साथ। देखिए x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई, ठीक है ना, ऐसे था कुछ वो। तो यहाँ है बेटा 1, यहाँ है 2 और यहाँ पर है 3। x के नीचे सुफिक्स लिख दिए मैंने 1 2 3। अब आपने क्या करना है, साइक्लिक चलना है। साइक्लिक कैसे, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, साइक्लिक ऐसे बेटा 1 2 3, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो यहाँ पर 2 3, 2 के बाद क्या आएगा बच्चों 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा बेटा 1, 1 के बाद आएगा 2। और मॉडुलस में रखना होता है इसको और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मॉडुलस में क्यों रखना है बेटा, क्योंकि ये जो फार्मूला है आपको केवल ये मैग्नीट्यूड दे सकता है, साइन जो है वो डिफरेंट भी दे सकता है, ये यानी कि नेगेटिव साइन भी आ सकता है, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव होता है नहीं, आप जानते हैं। देयरफॉर वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, दैट इज़ मॉडुलस साइन। मॉडुलस आपको लेना पड़ेगा इसका, तब जाकर आपका आंसर आएगा। अब ये फार्मूला हमने पढ़ा था बेटा 10th क्लास में, पढ़ा था ना 10th क्लास में। अब क्या है कि जब किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं हम, उसकी एक्सपेंशन कुछ इसी तरह की होती है। देखो यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये आ जाएगी। देखिए अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, देखिए ऐसे x1 y1 और 1, यानी कि जैसे मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करूं तो प्रोडक्ट हो गया मेरा y2 माइनस y3। तो भाई फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो y2 और यहाँ पर y3। अब y2 माइनस y3 करना है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको 1 1, क्योंकि y2 माइनस y3 बढ़ाना है ना आपने। फिर सेकेंड एलिमेंट बाहर आएगा जो कि क्या है -x2, सेकेंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉलम से मैं एक्सपेंड करने लग रहे हैं बच्चों इसको। तो सेकेंड एलिमेंट बाहर आ जाएगा बेटा नेगेटिव साइन के साथ, ये कैंसिल। तो फिर है यहाँ पर क्या है y1 माइनस y3, तो y1 तो ये हो गया भाई, y3 यहाँ पर जब 1 लगाएंगे जब होगा। थर्ड में x3 कॉमन आता है, तो x3 यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं लिख देता हूँ x3 कॉमन आकर उसके सामने की रो कॉलम कैंसिल होकर ये आ जाएगा y1 माइनस y2, जैसे कि ये।
यानी कि इस एक्सपेंशन को आप डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। और यही है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला। तो इस एक्सरसाइज का जो मेन काम है बच्चों वो यही है, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हैं आपके पास तो उसका एरिया डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो 10th क्लास वाला जो फार्मूला है उसको यूज़ किया गया है यहाँ पर, उस एक्सपेंशन को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया गया है। तो यानी कि ये आपके पास फार्मूला है जिससे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे हम। अब इसमें मेन टाइप जो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। एक्सरसाइज की ही स्टेटमेंट लेकर मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको कि भाई जैसे कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालिए जिसके वर्टिसेस गिवन हैं 1 2 4 7 0 1। तो एक टाइप तो ये होगी सीधी, यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है बेटा, आपने उस ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, कोई भी वर्टेक्स जैसे ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स यहाँ लिख लीजिए। मैंने 1 2 लिखा है, आप 0 1 लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए। ऐसे तो करना नहीं आपने कि अब शीशा इसका ले लिया और ऑर्डिनेट इसका ले लिया, ऐसे मत करना। क्या है कि जैसे अब शीशा और ऑर्डिनेट आमने सामने लिखने हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब सेकंड प्लेस पर आप या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, मर्जी आपकी। मैंने ये लिख लिया 0 1, आप भले ही 4 7 लिख लीजिए, सेम आंसर आएगा। तो थर्ड प्लेस पर मैंने लिखा यहाँ पर 4 7 और यहाँ पर लिखा बेटा 1 1 1 और 1/2 इसके मल्टीप्लाई में कर दिया। अब क्या है बच्चों, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे ना बेटा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो इसकी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। और साइन आप जानते हैं क्या होता है एरिया के साथ, साइन नेगेटिव तो होता है नहीं, 0 हो सकता है। अगर पॉइंट को लीनियर हो तो एरिया 0 ही आएगा, वरना पॉजिटिव हो सकता है। तो इसको एक्सपेंड करना हमने, और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ C1 से। लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, 1 -7 यानी कि -6। 0 लेने की ज़रूरत है नहीं बेटा, 0 लेंगे यहाँ पर तो कुछ भी बनेगा उसको 0 ही होना है। तो 0 से नेक्स्ट एलिमेंट में डायरेक्टली लेता हूँ 4 के सामने की रो और कॉलम छोड़ दीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 2, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा आपका 1/2 एज इट इज़। ये है 2 - 1 1 × 4 4 4 - 6 यानी कि -2 और -2 का मॉडुलस क्या आ गया बच्चों 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, यूनिट आएगा आपकी, तो सिंगल आ गई ना। तो ये है बच्चों फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, यानी कि किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस मिलेंगे आपको और आपने उस ट्राइंगल का क्या निकालना है बेटा, एरिया। ठीक है ना, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्या मिलेगा, सेकंड टाइप का मिलेगा कि ये वर्टिसेस मिल गया 1 2, ये वर्टिसेस मिल जाएगा K 7 और ये वर्टिसेस मिल जाएगा 0 1। फाइंड वैल्यू ऑफ K सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट। यानी कि ट्राइंगल का एरिया गिवन होगा और किसी वर्टिसेस का, किसी वर्टेक्स का अबसिस्सा या ऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है, अबसिस्सा या ऑर्डिनेट। तो जैसे इसका अबसिस्सा आपने फाइंड आउट करना तो ये K हो गया, यहाँ पर ऐसे एक्सपेंड करूँगा मैं, ये एक्सपेंशन आ गई। अब मान लो इसका एरिया उसने दे दिया यहाँ पर 1 यूनिट, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने। तो ये सोल्व करूँगा बच्चों, तो ये हो गया -6 और यहाँ पर हो गया K, यानी कि K -6। ठीक है ना, इस तरीके से। अब 1/2 को राइट में ले जाएंगे बेटा तो K -6 का मॉडुलस जो है वो आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है ना, 2 के इक्वल आ गया। अब आपने क्या करना है, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो मैं कई बार आपको बता चुका, 11th में भी बता दिया था मैंने आपको, सीधा सीधा रिजल्ट बता दिया था आपको कि भाई अगर आपके सामने कोई वैल्यू है जो वेरिएबल है
और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है आपने, तो आपको साइन का पता नहीं वहाँ पर क्या है क्या नहीं, उसका क्या साइन है, क्योंकि वो वैल्यू क्या है, वेरिएबल, बदलने वाली। तो आपने उसका मॉडुलस लेते समय क्या लगाना है, प्लस माइनस। जैसे कि x का मॉडुलस अगर आपसे कोई पूछ ले, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी प्लस x और माइनस x, यानी कि या तो प्लस x या माइनस x या फिर 0, ठीक है ना। और अगर कांस्टेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ ले तो फिर तो आप जानते हो ही बेटा कि -4 की 4 हो गई और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 4। तो वेरिएबल के ऊपर से जब मॉडुलस सोल्व करते हो आप, प्लस माइनस का साइन लगेगा। अभी मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि कई बार कर चुका मैं, फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं तो वो मैसेज लिख सकता है मेरे पास। तो वैस ये भी एक वेरिएबल है, देखो भले ये कांस्टेंट है लेकिन बेटा एक वेरिएबल में से सबट्रैक्ट होकर तो वेरिएबल ही बनेगा ना। k की वैल्यू बदलती रहेगी तो इसकी वैल्यू बदलती रहेगी। k की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू -5 है, k की वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू 2 है। तो डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या है, इसकी डिफरेंट वैल्यू हैं, दैट मीन्स ये भी क्या है, वेरिएबल। तो इसका मॉडुलस हटाएंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, तो वो साइन हम लगा देते हैं राइट साइड में, ठीक है ना। अब k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखो, एक बार प्लस का साइन लेता हूँ तो 8 आ गई, और माइनस का साइन लेता हूँ तो +4 आ गई, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई k की, एक बार 8 आ गई। इसका तो माइनस का ही साइन लिया जाएगा, इसका साइन चूज कर सकते हो आप। एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 8 आ गई, एक बार नेगेटिव लेंगे तो क्या आ गई, 4। तो k की 2 वैल्यू आ गई, 8 और 4, ठीक है ना। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे एक्सरसाइज में। और थर्ड टाइप में बताऊं आपको, उसमें क्या है, थर्ड टाइप में आपसे ये पूछा जाएगा कि चेक कीजिए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। चेक दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नोट। चेक कीजिए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। इसमें क्या है, फाइंड एरिया, इसमें क्या है, इफ एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट्स देन फाइंड के। अगर एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है बेटा तो आपने के की वैल्यू निकालनी थी। चेक दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नोट। कोलिनियर और नोट, चेक कीजिए कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, ठीक है ना। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने जो आएगा। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इसका, और वो क्या मिल जाएगा आपको, 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 मिल गया बेटा तो दैट मीन्स पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना आपको आता है ही। R1 से एक्सपेंड कर देता हूँ इसको, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, 3 - 4 यानी कि -1। उसके बाद टेकिंग -2 कॉमन, यहाँ पर 1 कॉमन था, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, 2 - 3 यानी कि -1, टेकिंग +1 कॉमन, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम, 8 - 9, 8 - 9 वापस -1। तो 1/2 एज इट इज़, ये आ जाएगा -1 + 2 एंड -1 दैट इज़ 0। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि ट्राइंगल का एरिया अगर 0 है बेटा तो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। मान लीजिए ट्राइंगल ये थी तो इसका एरिया, अब अगर पॉइंट यहाँ आ गया तो और एरिया कम हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ गया तो एरिया और कम हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ गया तो एरिया बिल्कुल कम हो जाएगा, और पॉइंट उठकर यहाँ पर आ गया तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, 0, ठीक है ना। ट्राइंगल ही नहीं बनेगी 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन के ऊपर हैं तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा। आया समझ में? और फोर्थ टाइप का क्या आएगा कि k की वैल्यू निकालिए, k की वैल्यू निकालिए अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 0। आपने 0 लिखना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि एरिया 1 है तो 1 लिख दिया, एरिया 10 गिवन होगा तो 10 लिखेंगे, एरिया 5 गिवन होगा तो 5 लिखेंगे, ठीक है ना। जितना भी एरिया गिवन है उतना ही लिखेंगे। तो अब उसने क्या कहा कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू निकालिए। बिल्कुल सिंपल है बेटा। तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज वर्टिसेस आर 0 इज 0।
तो इसको एक्सपेंड करके और आपने 0 के इक्वल रखना है बस। और 0 के इक्वल रखेंगे भाई तो मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस के साइन की ज़रूरत है नहीं अब यहाँ पर, क्योंकि 0 का कोई साइन होता ही नहीं बेटा। तो केवल यहाँ पर आपने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना, वरना अगर एरिया दे रखा होता नॉन जीरो तो मॉडुलस हटाते इसमें प्लस माइनस का साइन लगाना, ये ध्यान रखना आपने। बिल्कुल आसान है एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज आसान है बिल्कुल। ये मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा दिए आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसके लास्ट में है बस, वो थोड़ा सा और डिफरेंट है, मैं करवा देता हूँ। उसमें क्या है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाई, यानी कि इसने कहा कि एक लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 x2 y2 पॉइंट से पास होती है। लास्ट समय बेटा स्टेटमेंट देख लेना अपनी बुक में। एक लाइन है आपके पास और वो पास होती है 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 से, और उसकी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आपने प्रूव करनी है। इस फॉर्म में प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाई दिस, यानी कि ये आपने प्रूव करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। क्या है कि देखो x1 y1 आपने दिखाई देते हैं यहाँ पर, वो आपके पास हैं। x2 y2 दिखाई देता है, वो आपके पास है। xy आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, वो आपके पास है ही नहीं गिवन में। दैट मीन्स इसके वेरिएबल पॉइंट को आपने xy लेट करना पड़ेगा। तो आप लेट कर लीजिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट है C। लेट C x y बी वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो अब ये 3 पॉइंट्स हो गए, तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर, और कोलिनियर हो गए तो इनसे बनी ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, ये आपको एक वर्टिसेस यहाँ लिख दिए, दूसरा वर्टिसेस यहाँ पर, तीसरा वर्टिसेस यहाँ पर। इसको देख कर ही लिख लीजिए जैसे इसमें लिख रखे हैं। और यहाँ पर 1 1 1 और 1/2, ये क्या निकल गया, उस ट्राइंगल का एरिया जिसके वर्टिसेस A B C हैं, यानी कि x1 y1 x2 y2 xy। तो ऐसे ट्राइंगल का तो एरिया क्या आएगा बेटा, 0, क्योंकि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो ये 0 हो गया। 1/2 जो है वो 0 के चक्कर में जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रूव हो गया। बोला था ना मैंने आपको आसान है बहुत ही ज़्यादा। तो 4.3 कर लेना अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या भी बता सकते हो आप, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना बेटा। और ये बात ध्यान रहे, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे चैट बॉक्स में फॉर अटेंडेंस प्लीज़। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों 5.4 एक्सरसाइज, यानी कि जो 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया था, एलिमिनेशन, ग्राफिकली सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। याद कीजिए बेटा 10th क्लास में, जैसे कि 3x + 4y = 8, 8x + 9y = 7, इस तरह की इक्वेशन को आपने 4 मेथड से सोल्व किया था, याद है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बिल्कुल ईजी चैप्टर था। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड बात है, यानी कि अब लीनियर सिस्टम को हमने मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, यानी कि ये भी मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है। जैसे मैंने अभी डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन करवाई आपको, ठीक ऐसे ये मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है। और मेरी तरफ से 100% की गारंटी है, कोई भी बोर्ड हो, CBSE, HBSE, ISC, कोई भी बोर्ड है बेटा, तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आएगा इसमें से। यानी कि जैसे CBSE में पहले 6 नंबर के आते थे, अब 5 के आते हैं हाईएस्ट के, तो 5 मार्क्स का जरूर मिलेगा आपको, 5 या 4 का CBSE में। उसके बाद हरियाणा बोर्ड में भी जो हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो मिलेगा आपको। मैट्रिक्स मेथड की गारंटी लेता हूँ मैं अपनी तरफ से, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, किसी भी बोर्ड का पेपर हो बेशक से। तो अच्छे से करना आपने, उम्मीद करता हूँ अच्छे से करेंगे। और कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा तुरंत मेरे को बताएंगे, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखेंगे, या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मेथड से किसी लीनियर सिस्टम को सोल्व करना, ठीक है ना।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि मैट्रिक्स मेथड भी लिख सकते हैं बेटा आप इसको, मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए बच्चों, इसमें हम करेंगे क्या, जो लीनियर सिस्टम होता है बेटा, लीनियर सिस्टम जो 10th क्लास में आप पढ़ चुके लीनियर सिस्टम के बारे में। लीनियर सिस्टम दो तरह का होता है बच्चों। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, या राइट में लिख सकते हैं c1, और a2x प्लस b2y और इक्वल टू c2। अब जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था 2 वेरिएबल्स में, ठीक है ना। 10th क्लास में आप लीनियर सिस्टम को 2 वेरिएबल्स में पढ़ चुके। लेकिन जो 12th में बेटा लीनियर सिस्टम है वो क्या है, वो 2 वेरिएबल में भी है और 3 वेरिएबल में भी है, ठीक है ना। 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल दोनों में है वो। तो वैसे अपने सिलेबस में जो मैं बताऊं आपको, वो केवल नॉन होमोजीनियस ही मिलेगा आपको, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस सिलेबस से पहले डिडक्ट हो चुका है बेटा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही उठा लेता हूं मैं बेसिक के लिए। चलो पहले ये बता देता हूं मैं, देखिए ये है बेटा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, और ये है नॉन होमोजीनियस ठीक है ना। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम और नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम क्या होता है बेटा, जिसमें जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 0। होमोजीनियस में क्या होता है, कांस्टेंट बिल्कुल 0, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर आप 5 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में कम से कम एक कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, नॉन जीरो, कम से कम एक कोफिशिएंट। मान लो 3 इक्वेशन हैं, जैसे z भी है वेरिएबल, तो 3 इक्वेशन मिलेंगी आपको, तो कम से कम एक कांस्टेंट क्या होगा, नॉन जीरो। अगर सारे ही कांस्टेंट 0 हो गए ना, तो क्या बन जाएगा, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। तो वैसे तो अपने सिलेबस में केवल ये है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये भी करवाऊंगा साथ में। और एक जो सिलेबस से 3-4 साल पहले ही डिलीट हो चुका, वो है क्रैमर मेथड का यूज़ करके लीनियर सिस्टम को सोल्व करना, वो भी करवाऊंगा बेटा मैं आपको, ठीक है ना। तो फिलहाल सिलेबस के लिए नॉन होमोजीनियस है। वैसे आपकी बुक में होमोजीनियस के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है ना, ये भी प्रिंटेड हैं, लेकिन ये फिलहाल सिलेबस में नहीं है। लेकिन सिलेबस में है या नहीं है वो हमने सारा ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं इससे। अब देखिए, सबसे पहले इस लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स मेथड में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, मैट्रिक्स मेथड में इस तरीके से, वेयर ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ गिवन कोफिशिएंट ऑफ गिवन अननोन्स, यानी कि गिवन वेरिएबल्स। जो दिए गए वेरिएबल हैं बेटा, उनके कोफिशिएंट से बड़ा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए। और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट हैंड साइड कांस्टेंट में, जो राइट हैंड साइड के कांस्टेंट है ना, उनसे मैट्रिक्स जो बनेगा वो बी हो गया। और एक्स क्या हो जाएगा, गिवन वेरिएबल जो है उनसे जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक्स हो जाएगा। अब ए यहाँ पर लिख लीजिए आप, A1 B1 A2 B2, और एक्स यहाँ पर लिख लीजिए XY, और बी यहाँ पर C1 C2।
अब प्रोडक्ट करके कंपेयर कीजिए बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया a1x प्लस b1y, फिर इन दोनों का हो गया सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ a2x प्लस b2y, और राइट में क्या है c1 c2। तो अब आप कंपेयर करेंगे, देखो a1x प्लस b1y जो ये एलिमेंट है ये किसके इक्वल आ गया, c1 के। सेकंड जो एलिमेंट है a2x प्लस b2y ये किसके इक्वल आ गया, c2 के। यानी कि देखिए आपके पास ये इक्वेशन दोबारा से आ गई। यानी कि जो लीनियर सिस्टम है बच्चों उसको आप मैट्रिक्स मेथड से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, मैट्रिक्स मेथड से। अब भाई फर्स्ट थ्योरम है इसमें कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू a इनवर्स b। तो मैट्रिक्स मेथड से किसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, इक्वेशंस को, लीनियर सिस्टम को। अब अगर a नॉन सिंगुलर है बेटा, यानी कि a का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तो आप क्या है कि a इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। a इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। अगर a का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो a इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, और एग्जिस्ट कर जाएगा तो a इनवर्स है मेरे पास तो a इनवर्स से क्या कर देता हूँ मैं इसको, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। a और a इनवर्स का प्रोडक्ट आप जानते बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के साथ भी प्रोडक्ट कर लीजिए आप, क्या होता है, x, मतलब जिससे आपने प्रोडक्ट किया वही आ जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, a इनवर्स b से, यानी कि a का इनवर्स लेकर b के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपका मैट्रिक्स x आ जाएगा, और x मैट्रिक्स आ गया तो स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों, अगर किसी लीनियर सिस्टम का, अगर किसी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसमें, ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। ए क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो बनता है दिए गए वेरिएबल के कोफिशिएंट से, तो उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के साथ साथ सॉल्यूशन आएगा उसका x इक्वल टू ए इनवर्स b। तो इसको प्रूव करवाना है कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक। तो मैंने लेट कर लिया कि सॉल्यूशन, भाई दो सॉल्यूशन हो गए इसके, x1 और x2। मैंने लेट कर लिए कि दो सॉल्यूशन हो गए x1 और x2, तो ऐसे लिखे जा सकते हैं सॉल्यूशन x1 और x2। अब इसको a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, a इनवर्स से, तो a इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की x1 के साथ प्रोडक्ट क्या होगी, x1, ठीक है ना। तो ये x1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फिर a इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई फिर कर देते हैं, अगर ये सॉल्यूशन है तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई यहीं लिख दिया मैंने। a और a इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, x2। अब देखिए आप x1 की वैल्यू भी क्या आ गई, a इनवर्स b, और x2 की वैल्यू भी क्या आ गई, a इनवर्स b, तो x1 और x2 क्या हो गए, इक्वल, यानी कि यूनिक ही सॉल्यूशन होगा। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा a इनवर्स b उस लीनियर सिस्टम का, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। अगर आप एक से ज़्यादा सॉल्यूशन लेकर चलते हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है ना। तो अब करना क्या है बच्चों, ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये तो था कि लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स मेथड से कैसे लिखा जा सकता है, और अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है बेटा, तो सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और
अगर ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो यहाँ से दो केस अराइज हो जाते हैं। फर्स्ट केस है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, वो अगर 0 के इक्वल आ जाए या फिर नॉन जीरो आ जाए वो, तो नॉन जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। और 0 के इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा बेटा, और इसमें सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। जैसे कि ये आपके पास एक लीनियर सिस्टम दो वेरिएबल का, तो सबसे पहले तो x लिख लीजिए बेटा, x हो गया यहाँ पर एक्स वाई, और फिर आप लिख लीजिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हो गया जो दिए गए वेरिएबल हैं उनसे बना मैट्रिक्स, उनके कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स, और बी राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है ना उनसे बना मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ गया 3 और +1 यानी कि 4, तो नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया बेटा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x है वो सॉल्यूशन आपका, और वो a इनवर्स के b के साथ प्रोडक्ट से निकलेगा। तो a इनवर्स आपने कैसे निकालना, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकाल कर, लेकिन मैं क्या है डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है, इन दोनों के प्लेस चेंज कर देना, इन दोनों के साइन चेंज कर देना। क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा इनवर्स ऑफ ए, और फिर बी के साथ इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया प्रोडक्ट 8 + 4 यानी कि 12। प्रोडक्ट कर सकते हो बेटा इजीली आप। और फिर सेकंड रो का हो गया -8 और +12 यानी कि +4, और 4 से डिविजिबल है ये, तो ये आ गया फाइनली x आ गया आपका 4 से डिवाइड होकर 3 और 1, तो x मीन्स एक्स वाई। x क्या था आपका, एक्स वाई। तो कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन आ गया। ये सॉल्यूशन आपने यहाँ पुट करके वेरिफिकेशन करनी है सही है या गलत है, ठीक है ना। ये था यूनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। अब मैं आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो ये 3 ले लिया तो ये मैंने ले लिया, ये 3 ये x ले लिया मैंने, और ये y ले लिया तो ये -y ले लिया तो ये -3y ले लिया, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये 12 ले लिया। तो ये x तो यही रहा है बच्चों, और a मैट्रिक्स बन गया 3 - 3 एंड 1 - 1, और b मैट्रिक्स बन गया 12 4 कॉलम मैट्रिक्स। a का डिटरमिनेंट सिंपली है बेटा क्या आ गया 0, तो a का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और मे बी कंसिस्टेंट और मे बी नॉन कंसिस्टेंट यानी कि इनकंसिस्टेंट। तो अभी कुछ नहीं लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन न्यू आ इसका। अब क्या करना हमने, एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ प्रोडक्ट चेक करना है। नाउ वी नीड टू चेक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ प्रोडक्ट आपने चेक करना है। नाउ वी हैव टू चेक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये चेक करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास
आएगा माइनर कोफैक्टर से मैं निकाल देता हूँ डायरेक्ट। तो भाई इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए मैंने और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए और बी क्या है मेरा 12 और 4। तो प्रोडक्ट करूँगा ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा +12 यानी कि 0। फिर प्रोडक्ट करूँगा -12 और +12 यानी कि 0, यानी कि क्या आ गया 0। कोई भी मैट्रिक्स 0 कब होता है बच्चों? जब उसके हर कोई एलिमेंट क्या हो 0 हो। जबकि एक डिटर्मिनेंट 0 कब होता है बेटा? एक डिटर्मिनेंट 0 तब होता है जब उसके एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है? जब उसके किसी रो के सभी एलिमेंट 0 हो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो। जबकि मैट्रिक्स 0 तभी हो जाता है जब उसके सारे एलिमेंट 0 हो। ठीक है ना? तो ये 0 आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया। सिस्टम इज कंसिस्टेंट and has infinitely many solution। ठीक है ना? बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। प्रोवाइडेड दैट y को लेट कर लो आप k, y को लेट कर लो या x को लेट कर लो, मर्जी आपकी है, किसी को भी लेट कर लो k इज़ एनी रियल नंबर। तो y को मैंने k लेट कर लिया और y की जो वैल्यू है बच्चों वो आप रख दीजिए किसी एक इक्वेशन में। पुट y इज इक्वल टू k इन इक्वेशन सेकंड। तो y की जगह k रख दिया मैंने, राइट में क्या 4, x की वैल्यू आ गई k+4 वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना? तो x और y की वैल्यू मिल गई आपको ये, और k की हर किसी रियल वैल्यू के लिए वैल्यू क्या रहेंगी? इनफाइनाइट। तो ये था बच्चों एक एग्जाम्पल इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेता हूँ नो सॉल्यूशन का। उसके लिए मैंने इसको ले लिया 1। ठीक है ना? तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही रहेगा। वी हैव टू चेक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो ये चेक किया मैंने -3 और +12, सॉरी -1 और +12 यानी कि 11। अब ये क्या आ गया बेटा? नॉन जीरो। तो सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट की बजाय क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। बस आपने क्वेश्चन यहीं तक छोड़ देना है। एडजॉइंट ऑफ ए की और बी की मल्टीप्लाई अगर 0 के इक्वल ना आए तो उस सिस्टम का क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, और वो आपने वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है ना? आए समझ में? वहीं पर छोड़ देना है उसको। अब बात करते हैं आगे जो इसके थोड़े से लेंथी सम हैं। 3 वेरिएबल मिलेंगे और 3 इक्वेशन मिलेंगे आपको। तो नो सॉल्यूशन का तो ठीक ऐसे ही होगा, यहीं पर छोड़ देना आपने उसको। क्या है कि जैसे कि यहाँ पर O+Z + 5Z 2x - y + 7z = 8, यानी कि 3 इक्वेशन मिलेंगी। यहाँ पर हो जाएगा x y z, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 3 4 1 1 1 और 2 5 7, ऐसे 3 × 3 का बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 4 5, क्योंकि 3 वेरिएबल 3 कॉन्स्टेंट हो जाएंगे राइट में। और भाई ए का डिटरमिनेंट ऐसे ही चेक होगा, एक्सपेंड कर देना 3 × 3 को, ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ए का डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की साथ मल्टीप्लाई करनी है, जो कि थोड़ी सी लेंथी होगी। ये 2 × 2 में थी, वो 3 × 3 में होगी। वो अगर 0 नहीं आए तो आपने लिख देना नो सॉल्यूशन, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। और वो अगर 0 आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाती, मतलब ये 0 है ए का डिटरमिनेंट, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए अगर 0 आ जाती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते। और किन्हीं 2 इक्वेशन में z की जगह k भर के और उनको x y के लिए सोल्व कर लेते। मान लो 3 इक्वेशन ये होती है आपकी, मान लो 3 इक्वेशन ये हैं बेटा आपकी। तो किसी एक इक्वेशन में किन्हीं 2 इक्वेशन में z को k लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने z को k पुट कर दिया, इन दोनों में z को k ले लिया ऐसे k, और इसको छोड़ दिया, कट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। इन दोनों इक्वेशन को 10th क्लास में जैसे एलिमिनेशन से सोल्व करते थे ऐसे एक्स वाई के लिए सोल्व कर लीजिए, और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी k के रिस्पेक्ट में। वैसे आपकी बुक वाले ने इनके ऊपर दोबारा से मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर रखा है, लेकिन वो करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। उसमें एक डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू 0,
और आंसर आएगा उसका A इनवर्स B से, यानी कि A का इनवर्स निकालना पड़ेगा जो आप 5th चैप्टर में निकाल चुके, ठीक है ना। A का इनवर्स, तो A का इनवर्स निकाल कर B के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था भाई नॉन होमोजीनियस के लिए, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन फिर करते हैं, और आप एक वीडियो और देख सकते हैं जो 12th A वालों के लिए मैंने लाइव क्लास ली थी। 12th A वालों की आज ली थी सुबह मॉर्निंग में 9 to 10 क्लास थी बेटा 12th A की। तो उनकी क्लास में भी जाकर आप देख सकते हैं, इनके उस वीडियो को देख सकते हैं आप, जो लाइव क्लास चली थी 9 से 10। तो शायद आप में से किसी ने वो ज्वाइन की हो, और ज्वाइन नहीं की हो तो आप बाद में देख सकते हैं, वो बाद में अपलोड हो जाएगी। तो उसमें भी मैंने लीनियर सिस्टम को ही करवा रखा है, और 3x3 का भी एक दो सम करवा रखा है। और कल की क्लास में फिर से करते हैं बेटा यही एक्सरसाइज, यानी कि 3 वेरिएबल को सोल्व करेंगे, यानी कि 3 इक्वेशन होंगे, वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, बड़ा इजी टॉपिक है लेकिन साथ साथ इम्पोर्टेंट भी बहुत ही ज़्यादा है।